आज एक छोटा सा बांग्लादेश जो हमारे आगे टिकता नहीं था, आज दुनिया में कपड़ा सप्लायर में नंबर 1 देश बन गया। कि हादसे होते थे पर ऐसा तो कभी होता न था। मेरा हमसाया तो मेरे खून का प्यासा न था। अपने बच्चों के लिए मैं बेचता अपना लहू, भाव उसका भी मगर बाज़ार में अच्छा न था। कि हम लोगों को बचा लीजिए, बनारस की इस कला को बचा लीजिए, वरना आने वाले दिन में ये लुप्त हो जाएगी। कितने घरों में फाके हैं, कितने लोगों के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, तड़प तड़प के वो मर जा रहे हैं। ये ज़िंदगी तुझसे बिछड़ना मेरी मजबूरी है, टूटते रिश्तों की पोशाक का धागा हूँ मैं, अब बुनाई से उधड़ना मेरी मजबूरी है। कागज़ पर लिखने से और अच्छी तकरीर कर देने से मसले का हल नहीं ना है। बीच में लोगों को गोलियां मार दी जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बात है, वो मोर के साथ फोटो खिंचवा के दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मोदी जी, आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, तो मोर की खाली फोटो खिंचवाने से और करके बैठ के फोटो खिंचवाने से नहीं चलता है देश। अभी कल BHU में देखे, इलाज उसके नहीं हो रहा था, बेचारा छत के ऊपर कूद के हॉस्पिटल में जान दे दिया, और यहाँ हम मोर के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। हम इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं, जहां पर कोरोना महामारी के चलते बुनकरों की हालत बहुत ही खस्ता है। आपको बता दें कि बुनकर लगभग 4-5 महीने से खाली पड़े हैं, बेरोजगार पड़े हैं। इनके घर का खर्च कैसे चल रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन क्या सरकार बुनकरों पर ध्यान दे रही है? क्या सरकार बुनकरों के रोजी रोजगार पर ध्यान दे रही है? क्योंकि सभी तरफ व्यापार मंदी पड़ी है और दूसरी तरफ बुनकरों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। ऐसे में क्या तस्वीरें हैं वाराणसी की? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या तस्वीरें हैं बुनकरों के घर की, बुनकरों के काम की, और जो व्यापार हैं उनसे जुड़े हुए, जैसे बनारसी साड़ी जो कि काफ़ी खस्ता हाल में चल रहा है। ऐसे में इन तस्वीरों को हम इनके जुबानी हम देखने की कोशिश करेंगे। जी, अपना नाम और परिचय बताइए। मैं हाजी वकाद अंसारी बुनकर समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज जिस तरह से बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया बुनकरों का। बुनकर आज एकदम बदहाली के दौर से गुजर रहा है। उनका कोई पूछने वाला नहीं, उनको किस हाल में जी रहा है, वो किस हाल में अपने परिवार की परवरिश कर रहे हैं। सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली है, सरकार को उनसे कोई मतलब ही नहीं है। बुनकर का नाम आते ही उनकी जुबान पे ऐसे लगता है कि उनको करंट लग गया। आज हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका सांसदीय क्षेत्र है, उनका बनारस सांसदीय क्षेत्र है, और पूरे देश में एक आत्मनिर्भर की बात करते हैं कि देश आत्मनिर्भर बनिए। हमारा बुनकर समाज तो पहले से आत्मनिर्भर है। अगर हिंदुस्तान में कोई समाज आत्मनिर्भर है तो बुनकर समाज आत्मनिर्भर है, क्योंकि पूरे लॉकडाउन में, कोरोना काल में जब से लगा है, उनको किसी तरह के कोई किट सरकारी मदद, न किसी तरह के आर्थिक मदद, न किसी तरह का कोई उनके पैसे से मदद, न किसी तरह का कारोबार से मदद। और तो लॉकडाउन में किसी का कारोबार खुल रहा है, लेकिन बुनकर समाज का कारोबार एकदम बंद है। न साड़ी, खटर फटर सब बंद है। और जिस तरह से भेदभाव के बुनकरों के साथ किया जा रहा है, ये तो बहुत ही सौतेला व्यवहार यहाँ पे इस खास तौर से बनारस में और पूर्वांचल में हो रहा है। जिस तरह से माननीय योगी जी ने इस कोरोना काल में सारे समाज को लेकर देखा है, लेकिन बुनकरों को एकदम अकेले छोड़ दिया। बिजली के मुद्दे पर हम आते हैं। बिजली से हमारे बुनकर समाज पावरलूम बिजली से चलती है। बिजली को इन्होंने जब 2006 में माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी और केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, केंद्र और राज्य की सरकार मिलके एक समन्वय बना के, सब्सिडी बना के एक छूट, बहुत बड़ी अच्छी पैकेज बुनकरों की बदहाली को देखते हुए बिजली की छूट दी गई थी। एक फिक्स रेट पे, फ्लैट रेट पे 2006 में उस वक्त की सरकार ने बुनकरों को एक तोहफा दिया था, और वो तोहफा चल रही थी। बुनकर अच्छे से खा रहे थे, जी रहे थे। लेकिन अचानक जब इनकी सरकार आई, 2 साल इन्होंने भी दिया, 2 साल वर्तमान सरकार ने दिया, लेकिन अब इनके अंदर बात तो करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये तीनों चीज़ खाली दिखावटी नारे हैं, जो कि इतने बड़े, मतलब पूरे दुनिया को बिलोंग करता है। हिंदुस्तान एक ऐसा इतना बड़ा मार्केट है, हिंदुस्तान की पूरी दुनिया के लोग यहाँ आके मार्केटिंग करना चाहते हैं। पहले बायर आते थे, तो बायर आते थे। पूर्व की सरकार ने इतनी अच्छी नीति बनाई थी कि वहाँ के बाहर आते थे, हमारे यहाँ बुनकर जो कपड़ा बुनते थे, और 2006 के बाद खुदाली थी, अच्छे प्रोडक्शन होते थे, और बाहर आते थे, यहाँ से कपड़े ले जाते थे। उसमें एक्साइज ड्यूटी उन्होंने रखी थी। पूर्व सरकार ने मात्र 2%, मनमोहन जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 2% एक्साइज ड्यूटी रखी थी। और बहुत पूरे दुनिया में से जितने बाहर आते थे कपड़े यहाँ से ले जाते थे, और पूरी ज़बरदस्त बिक्री होती। और हिंदुस्तान
कपड़ा सप्लायर में दुनिया का नंबर 1 देश हुआ करता था। लेकिन जब से 2006 से जिस दिन से मोदी जी की सरकार आई, इन्होंने उस नीति को बदल दिया। विदेश नीति इनके रही नहीं, खाली देश में घूमे, कितने विदेश से कितने इन्वेस्ट हुए हिंदुस्तान में, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने विदेश नीति बदली और जिस तरह से जो बाहर आते साथ इन्होंने उस जो टैक्स मनमोहन सिंह जी की सरकार एक्साइड 2% लेती थी, इन्होंने उसको 10 से 12% कर दिया और सारे जितने बायर थे यहाँ से बाहर श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान पलायन हो गए। आज एक छोटा सा बांग्लादेश जो हमारे आगे टिकता नहीं था, आज दुनिया में कपड़ा सप्लायर में नंबर 1 देश बन गया, सिर्फ खाली हिंदुस्तान की गलत नीति की वजह से। और पूर्व की सरकार की नीति उन्होंने अपनाया और आज दुनिया का नंबर 1। और आज ही में देखेंगे तो एशिया को नंबर 1 आज बांग्लादेश जा रहा है। आज हमारा हिंदुस्तान आज जीडीपी देख लीजिए, जीरो के कागारे पहुंच गया है, देश खोखला होता जा रहा है। ये प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? हमारी देश की जो नींव थी, गंगा जमुनी तहजीब थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में एक साथ मिलकर चलते थे, वो ताना बाना कहाँ गया? वो इस तरह से इन्होंने 2 भाग में बांट दिया, हिंदू भाई को अलग कर दिया, मुस्लिम को अलग कर दिया। ऐसे करने से, वोट की राजनीति करने से देश नहीं चलता है। देश पूरी जनता के साथ चलता है, जनहित में रह के और पूरे समाज को लेकर चला जाता है। सरकार आपको खाली कहने से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से नहीं होता, करना पड़ता है। सबको रोजगार देना पड़ता है। हमारे बुनकर समाज की सबसे बड़ी परेशानी है, हम अशिक्षित हैं, हमारे अंदर शिक्षा की कमी है। हमें सरकार से मांग करनी है आपके चैनल के माध्यम से कि बुनकर समाज को पहले शिक्षा के लिए, जिस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जिस तरह पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भाजपा ने जगह जगह कार्यालय खोल लिया, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारे लिए भी, हम भी देश के वासी हैं। देश आज़ाद हुआ तो जी चंद्रशेखर ने भी, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद ने भी आज़ाद कराया, तो अशफाकुल्ला खां ने भी आज़ाद कराया। मुझे इतना खून हिंदू भाइयों ने बहाया, उतना मुसलमानों ने भी बहाया। तो हमें भी जिस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उस तर्ज पे हमारे हर पर जिलों में एक मुस्लिम डिग्री कॉलेज दें, ताकि हमारे बुनकर समाज के लोग उसमें पढ़ के शिक्षा हासिल कर सके, अपने पैर पे खड़े हो सके। हम इनके आगे नहीं जाएंगे बिजली की भीख मांगने। हमारे समाज के लोग जब बुनकर ताना बाना से जुड़े हैं, हमारी बनारसी साड़ी पूरी दुनिया में मशहूर है। कला जो है पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर आदमी चाहता है, पूरी दुनिया चाहता है कि एक बनारस में जाएं, तो अगर यहाँ पर्यटक स्थल है तो हमारे उस बनारसी कला से, साड़ी से हमारे देश को राजस्व मिलता है, जीएसटी मिलती है, सब कुछ मिलता है। लेकिन क्यों बर्बाद किया जा रहा है? ये तो वकास अंसारी जी, इन्होंने जो बनारस की तस्वीर है बुनकरों की, वो दिखाने की कोशिश की अपने बातों के जरिए पे। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी, आप किस तरीके से देखते हैं यूपी सरकार बुनकरों के लिए क्या कर रही है? बुनकरों की यहाँ पे क्या स्थिति है? सर, मेरा नाम इकबाल अंसारी है। मैं इस शहर बनारस का एक बुनकर हूँ और मेरा मर्म मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हादसे होते थे पर ऐसा तो कभी होता न था। मेरा हमसाया तो मेरे खून का प्यासा न था। अपने बच्चों के लिए मैं बेचता अपना लहू, भाव उसका भी मगर बाज़ार में अच्छा न था। जब प्रधानमंत्री जी बने नरेंद्र मोदी जी और बनारस से वो सांसद बन के प्रधानमंत्री बने, तो हमारी आंखों में एक चमक आई, एक हम लोगों को उम्मीद जगी कि अब हम लोगों की जो परेशानियां हैं वो हल हो जाएंगी। क्योंकि बनारस का नाम जब आता है जहन में तो सबसे पहले बनारसी साड़ी और बनारसी कला का नाम भी ज़रूर आता है। और हम इस बनारस के वासी होने के नाते और इस देश के प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का वासी होने के नाते हम लोगों को सरकार की तरफ से एकदम उदासीन रवैया देखने को मिला। प्रधानमंत्री जी के तमाम भाषणों में हमने देखा कि आज तक कभी बुनकर के किसी विषय पे उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, जबकि प्रधानमंत्री जी को अच्छी तरह से पता है कि बनारस में बुनकरों की एक बहुत बड़ी आबादी है और इसमें केवल मुस्लिम समाज नहीं, इसमें बनारस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम तबके के लोग, तमाम वर्गों के लोग, धर्मों के लोग एक दूसरे से ताने बाने की तरह जुड़े हैं। और अगर एक इंडस्ट्री पे मंदी का दौर आता है या उसमें गिरावट आती है तो उसका असर पूरे बनारस की पूरी आबादी के ऊपर पड़ता है। आज हमारे जो नौजवान जिनके हुनर की दुनिया कायल है, आज वो कोई रिक्शा चला रहा है, कोई टोटो चला रहा है, कोई जाके जो है गारा मट्टी का लेबराई का काम कर रहा है, देख के तकलीफ़ होती है कि ये हुनरमंद हाथ अब देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र का नागरिक होने के बावजूद आज इसके हाथों में इसके हाथों से इसके हुनर को छीन लिया गया। भैया, हम लोग तो एक आम नागरिक हैं और एक आम नागरिक सरकार से एक उम्मीद करता है और हम लोग प्रधानमंत्री जी से बहुत मार्मिक अपील करते हैं कि हम लोगों को बचा लीजिए, बनारस की इस कला को बचा लीजिए, वरना आने वाले दिन में ये लुप्त हो जाएगी।
बनारस में जिस तरीके से बुनकर आज आर्थिक तंगी झेल रहा है, कितने घरों में भुखमरी है, कितने घरों में फाके हैं, कितने लोगों के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, तड़प तड़प के वो मर जा रहे हैं। आज 4 महीना 5 महीना का दिन हो गया जब से कोरोना काल आया है। बुनकरों की पूरी इंडस्ट्री एकदम ध्वस्त हो गई है, माल एकदम घर में डंप पड़ा है, ख़रीदार कोई नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण है सरकार की गलत नीतियां। अगर सरकार, अभी जैसे हमारे वकास भाई ने बताया कि सरकार की बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जिनमें सरकार अगर थोड़ा सा संशोधन करके हमारे लिए राहत का इंतज़ाम कर दे, राहत पैकेज का इंतज़ाम कर दे, तो हमारी ये इंडस्ट्री ग्रोथ कर जाएगी। इससे न सिर्फ बुनकरों का भला होगा बल्कि पूरे देश का भला होगा। इसलिए कि विदेशी राजस्व, अगर बनारस के कपड़ा या साड़ी बनता है तो उससे विदेशी राजस्व भी बहुत मिलता है। और हमारे इस प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश का जो एक सांस्कृतिक राजधानी जिसको देश की बोला जाता है, एक होली सिटी, एक धार्मिक नगरी के रूप में जो विख्यात है, उसकी पहचान वो फिर से दुनिया के पटल पर जो है चमकती रहेगी। और प्रधानमंत्री जी के भी कम से कम ये सम्मान मिलेगा कि हमारे संसदीय क्षेत्र के लोग काफ़ी खुशहाल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी तबके के हों। हम मार्मिक अपील करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हम बुनकरों की सुध लीजिए। और जहाँ तक सवाल है, हमारी अब पावरलूम चलती है, हथकरघा तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में बचा है। लेकिन पावरलूम पे जो सरकार हमें सब्सिडी देती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, 165 रुपया फिक्स रेट पे, वो सब्सिडी भी आज अधर में लटक गई है। और अभी तक उसका कोई भी जो है फाइनल नहीं हो पा रहा है। तमाम मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, हमारी बात सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंच रही है, लेकिन सरकार अभी उस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। और अभी बुनकर तमाम बकाया में जो है मुब्तला हो चुकी। तमाम बिजली विभाग से मैसेज पे मैसेज लोगों के मोबाइल पे आना शुरू हो गए। किसी का 1 लाख बकाया दिखा रहे हैं, किसी का 50,000 बकाया दिखा रहे हैं। जबकि बुनकरों का अगर सही मानों में देखा जाए तो जो फ्लैट रेट का कार्ड, जो पासबुक हम लोगों को मिलता था, उससे हम लोगों का जो है मार्च तक का पैसा पैड है। मार्च के बाद बिजली विभाग ने कार्ड से पैसा जमा करना बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया तो हम सब बताइए कि रीडिंग से अगर हम पैसा जमा करेंगे तो पता लगा कि एक पावरलूम से जितना हम महीने में कमाएंगे नहीं, उससे ज़्यादा हमें बिजली का बिल देना पड़ेगा। बुनकर वैसे ही जो अधमरा है, अब मरे हुए को मारने का काम सरकार कर रही है। अपनी बातों को बनारस में 2-3 मंत्री हैं, उनसे आपने कहने की सारे लोगों तक हमारी बात पहुंची है। माननीय मुख्यमंत्री जी सर्किट हाउस में आए थे, उनके सामने भी सारी समस्याएं रखी गई हैं और उन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं इस संबंध में कुछ न कुछ निर्णय लूँगा। लेकिन अभी तक 4 से 5 महीना हो गया, कोई निर्णय नहीं हुआ, सब बातें अधर में लटकी हैं। आज हम लोगों की स्थिति ये है कि ज़िंदगी तुझसे बिछड़ना मेरी मजबूरी है, टूटते रिश्तों की पोशाक का धागा हूँ मैं, अब बुनाई से उधड़ना मेरी मजबूरी है। आज सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम अपने पुश्तैनी काम को छोड़ के हम मोटे मोटे काम करें। चूँकि बुनकर अशिक्षित है भाई, हमारे पास कला है, शिक्षा नहीं है। और अशिक्षित होने के कारण अगर हमारा पुश्तैनी कारोबार हमसे छूटता है तो फिर हमारे पास लेबर बनने के अलावा, रिक्शा चलाने के अलावा, टोटो चलाने के अलावा या इनकी उनकी बंधुआ मजदूरी करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता। हम आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से मार्मिक अपील करते हैं कि बनारस की जो बाबा भोलेनाथ की नगरी है, उस नगरी के जो वासी हैं, लोग कहते हैं ना कि बनारस में कण कण में भगवान का वास होता है, तो कम से कम इसी शहर के एक कण हम लोग भी हैं। हमें भी अपने जो विकास का आपका नारा है, सबका साथ सबका विकास, हमें भी अपने विकास के नारे में हमें अपने साथ जोड़ के चलिए। हम आपसे कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। इतनी ही बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये थे इकबाल अंसारी, जिन्होंने अपने शेरो शायरी के माध्यम से बुनकरों के मर्म को और बुनकरों के आक्रोश को सरकार के खिलाफ पेश करने की कोशिश की है। और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सरकार की नीतियाँ क्या हैं बुनकरों के प्रति। हमारा नाम मोइन नेता है, मैं बनारस का निवासी हूँ। देखिए, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कानून लागू किया लॉकडाउन का, उस लॉकडाउन में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो है फैसला को माना गया। कहा कि 5 आदमी से नमाज होगी, 5 आदमी से होगी। कहा ईद की नमाज 5 आदमी से होगी, 5 आदमी पढ़ा। बकरीद की नमाज 5 आदमी ने कहा, 5 आदमी से पढ़ी गई। कोई भी हम लोग कानून का उल्लंघन नहीं किया गया। और उसके बावजूद जहाँ तक हम लोगों का सवाल है बुनकरों का, बुनकर इस कागार पर है कि जो कि हमारे यहाँ जो है तो सब बुनकर के लड़के जो है मजदूरी का काम करते हैं, लेबर का।
और हम लोगों का सारा बिजनेस चौपट हो गया, सारा कारखाना बंद है, ताला बंद है। तो बताइए कि प्रधानमंत्री जी संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी का कम से कम हम लोग के बारे में उनको सोचना चाहिए, बुनकरों के बारे में सोचना चाहिए। आज बिजली का मामला ये है कि मार्च तक हम लोग की बिजली की बिल जमा है, मार्च तक। मार्च के बाद जो है हम लोगों का जो है तो कार्ड बंद हो गया, बिजली की बिल नहीं जमा हो गई। मार्च से अब तक बकाया चल रहा है। अब बताइए कि उसकी सब्सिडी जो बंद हो गई है तो वो सब्सिडी नहीं मिलेगी तो हम लोग कहाँ से जमा कर पाएंगे। ऐसे ही जो है तो मामला था एक्साइज ड्यूटी का, तो ये लॉकडाउन की वजह से जो है ये सक्सेस हो रहे हैं कानून के माध्यम से, लॉकडाउन की वजह से। और यही मामला सब्सिडी वाला था, अरे ये क्या नाम से एक्साइज ड्यूटी वाला, तो इसी तरीके से एक्साइज ड्यूटी वाला मामला चला। हम लोगों ने बुनकर कॉलोनी में जो है एक सभा की गई, वो वक्त लॉकडाउन नहीं था, इसलिए हम लोग नाकाम है लॉकडाउन की वजह से। अगर ये सभा हम लोग कर दें तो प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी को मैसेज मिले कि बुनकर बनारस के काफ़ी तादाद में हैं, उनका इनकलाब जो है बहुत बड़ा निकल सकता है। ताकि मतलब कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग ये कर नहीं पा रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं, नुक्कड़ पर घर में मीटिंग कर रहे हैं, और ये मैसेज जाता है। सरकार का कितना सपोर्ट है आप लोग को? हम लोग को कोई सपोर्ट इस वक्त नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। सरकार यहाँ तक दावे करती है बाकी आए लॉकडाउन की वजह से ये जो हमारे क्षेत्र के हमारे जो है तो सभासद जी हैं हाजी औकाश साहब, इन्होंने बहुत कुछ किया, गरीब को बांटा, आटा चावल और जो है तो तमाम चीज़, जो कि ये अब गरीबों के बहुत बांटा और कोई नहीं था। इसलिए कि जो कि वहाँ हम लोगों के गिरस्ताने से मिलता था, उन्होंने बांटते थे, काफ़ी सुविधा हुई। भाई गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं मिली हम लोगों को, गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं मिली। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब कि योगी जी या हमारे प्रधानमंत्री जी कम से कम, ये काशी विश्वनाथ की नगरी है और यहाँ से आप संसदीय क्षेत्र आपका है, आप यहाँ से जीत के गए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका लिहाज रखते हुए बुनकरों का ख्याल करें। इसी के साथ हम लोग हमारी बात करते हैं। तो आपने देखा कि बुनकरों में काफ़ी आक्रोश है, ये आक्रोश सरकार के प्रति है, सरकार के नीतियों के प्रति है। आपका क्या मानना है, बुनकर सरकार बुनकरों पे ध्यान दे रही है कि नहीं, बुनकरों की क्या स्थिति है? बुनकर का मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अब बुनकरों की स्थिति मत पूछिए, देश की स्थिति पूछिए ना, खाली बुनकर की स्थिति कहाँ पूछते हैं? पूरे देश की स्थिति खराब है। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, देश के बादशाह हैं, इनको तो सारे लोगों का दर्द का एहसास होना चाहिए, लेकिन उनको लगता है किसी के दर्द का एहसास नहीं है। ये बिल्कुल जो है एकदम से क्या कहा जाए, बस कुछ कहने की बात नहीं, क्योंकि देश के बादशाह की बुराई क्या करेगा आदमी। लेकिन बुनकरों की हालत ख़राब है, ठेला वालों की हालत ख़राब है, खुमचे वाले की हालत ख़राब है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनकी हालत ख़राब है, अर्थव्यवस्था ख़राब है, अपना जमा पैसा बैंक में नहीं मिल पा रहा है। तो कहाँ से कहा जाए कि क्या ठीक है? कुछ भी तो ठीक नहीं है। बुनकर मरने के कगार पर है, उसके पास न कर्जा है न पावलूम है। पावलूम के बिल को 50,000, किसी का 1.5 लाख, किसी का 4 लाख, किसी का 5 लाख बिजली की बिल आ गई, तो कहाँ चलाएगा? कुछ है नहीं, कुछ है ही नहीं है उसके पास। खाने का पैसा नहीं है उसके पास, सोने का पैसा नहीं है, बिस्तर भीग गया, बाहर में अभी नदी किनारे जाके देखिए पानी भरा हुआ पूरा जो है, और सारे सामान गल गए, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार व्यवस्था कहाँ कर रही है? कागज़ पर लिखने से और अच्छी तकरीर कर देने से मसले का हल नहीं ना है। मसले का हल तो तब ना होगा जब मसले को हमारे देश के बादशाह माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हल करेंगे, तब ना होगा। मसले अच्छी अच्छी बात करें तो नहीं। सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, 3 स्तंभ है, लेकिन तीनों स्तंभ हमको लगता है कि गड़बड़ है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कितना सटीक है ये आपके लिए, समाज के लिए, आम जनजीवन के लिए? कुछ नहीं, एकदम खाली बकवास है, खाली बकवास है। और अभी अगर तो घूमिए आप सड़कों पे चले जाइए, गरीब बच्चे अपने माँ, उसको लॉकडाउन में आपने देखा सूटकेस में बच्चा लेटा है, माँ खींचते जा रही है, बच्चा कहाँ एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक एक बेटी अपने बाप को साइकिल में बिठा के लेके जा रही है। बाढ़ आई है, बाढ़ में डूबे हैं, ये सबका साथ सबका विकास है। यहाँ आज जिस तरह से भुखमरी से लोग कगार में मर रहे हैं, बीच में लोगों को गोलियां मार दी जा रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बात है, वो मोर के साथ फोटो खिंचवा के दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं?
अरे ठीक है, आप मूर्ख व्यक्ति के शुभचिंतक है, लेकिन देश की जनता ने आपको सरकार बनाया है, किसी पक्षी ने नहीं बनाया है। उसके साथ फ़ोटो खिंचवा के, और एक फ़ोटो उन्होंने बहुत अच्छा खिंचवाया था गांधी जी के साथ करगा सूत करते हुए। गांधी जी का कर्ज अगर तो उन्होंने किया था, वो उसी कर्गों को सूत को बुनकर तन ढकने के लिए कपड़ा देता है, तो उनको क्यों किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। मोदी जी, आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, तो मोर की खाली फ़ोटो खिंचवाने से और करगे बैठ के फ़ोटो खिंचवाने से इसे नहीं चलता है देश चलता है सबको साथ लेके, जिस तरह से आपने बोला है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो चीज़ कहने से ज़बान से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसको करने के लिए आपको नीति चाहिए। नीति आपके पास कुछ है ही नहीं है। देश नीति क्या होती है, विदेश नीति क्या होती है, देश किस तरह से चलता है। आज कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को क्या दिया, 70 साल में कांग्रेस ने जो दिया आज उसी को आप बेच रहे हैं, छोटे छोटे करके एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच दे रहे हैं, क्या लाल किला किराए पे चला गया। देश की जो धरोहरें थी, देश की जो पुरातत्व विभाग थी, जो हमारी यहाँ की प्राचीन कलाएं थी, उसको धीरे धीरे बेचते चले जा रहे हैं। आपने क्या दिया, किसी 6 साल में कोई IIT कॉलेज दिया, कोई IIM दिया आपने, किसी बांगड़ा नांगलबाज जैसे किसी आपने बिजली प्रोडक्ट लगाए, सारे चीज़ जो दिए कांग्रेस ने दिए, और उसको आप धीरे धीरे, ये सरकार सिर्फ चंद गिने चुने लोगों की है। मोदी, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ऐसे जो महापुरुष हैं। और देखिए, देश का चौथा स्तंभ जो होता है ना, मीडिया होता है, जो देश की सच्चाई दिखाती थी। पहले कुछ हुआ करता था, कुछ होता था, हम लोग बैठ कर TV पे देखते थे कि आज समाचार में ये आएगा और हमें ये पता लगेगा। लेकिन कुछ, सारे नहीं, कुछ ऐसे मीडिया कर्मी बिक गए जो इसे पावर प्रोजेक्ट हो गए, उनका एक धंधा बन गया। ये नहीं चलेगा। ये देश की एक हमारी जो स्तंभ है, जो चौथा स्तंभ है, वो मीडिया ही है जो सच्चाई दिखाती है। हम आपके ये चीज़ अब नहीं होनी चाहिए। देश के बारे में सोचिए, देश पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, और आज जहाँ से ये बीमारी कोरोना शुरू हुआ वहाँ तो ख़त्म हो गया, लेकिन आज जिस तरह से पूरी हिंदुस्तान में कोरोना फैल रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना अगर से कोई डेली अगर रिपोर्ट आ रही तो हिंदुस्तान में बढ़ रही है। उसकी किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं। लॉकडाउन में जो सिस्टम बनाए गए वो भी फेल। तो किस तरह से जो इलाज के जो मरीज जा रहे हैं, अभी कल BHU में देखे, इलाज उसके नहीं हो रहा था, बेचारा छत के ऊपर कूद के हॉस्पिटल में जान दे दिया, और यहाँ हम मोर के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये आप प्रधानमंत्री जी, ये आपका संसदीय क्षेत्र है, यहाँ किस तरह से लोग मर रहे हैं आपको पता है, सारा कुछ पता है। लेकिन आइए, देश की जनता के साथ आइए, देश की जनता की भावना की कद्र करिए और देश को विकास की तरफ ले जाइए। नहीं तो इसे देश आज जिस तरह से हम पहले गुलामी में जी रहे थे, आज उसी गुलामी के लोग जीने पे देश की जनता मजबूर हो रही है। तो हमारा आपसे ये कहना है कि देश को जनता के लिए जीना चाहिए, और देश को जनता की नीति, जनता की नीति बनानी चाहिए। और जिस तरह से आज जो बिखराव हो रहा है, बिखराव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिखराव की राजनीति करने से वो खुद अपने आप को आदमी बिखर जाता है, अब वो कुछ बचा नहीं है आप में। बिखराव की राजनीति बंद करिए, देश की राजनीति करिए, देश की जनता की राजनीति करिए, सबको एक साथ लेके एक साथ चलिए, तब जाके ये भारत महान बनता है। अगर तो यहाँ हमारा बुनकर समाज में तो सोचते ही है, सरकारें सोचती है कि बुनकर में सिर्फ मुसलमान जुड़े हैं। नहीं, 50% अगर हिंदू भाई हैं तो 50% मुस्लिम भाई, ये ताना बाना लेकर चलते हैं। अगर हमारा हिंदू ताना है तो मुस्लिम बाना है। ये समाज एक तरह से चल के जो ये गंगा जमुनी तहजीब है, ये सिर्फ बनारस में देखने को मिलती है, पूरी दुनिया तक इसका एक पैगाम जाता है। तो उसकी एक तरह से आइए, और आप सौभाग्यशाली हैं कि बनारस वाले ने आपको दोबारा चुन के भेजा है। तो यहाँ की जो है वो मत लीजिए, बाबा विश्वनाथ की ये धरती है और राम रहीम की ये नगरी है। इसको उजाड़ने की कोशिश मत करिए, इसको तोड़ने की कोशिश मत करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये था सरकार के खिलाफ आम लोगों का मर्म, आम लोगों का रोष, आम लोगों का आक्रोश। और इसी के साथ मैं अलविदा लूँगा। वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला दोबारा आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा, ऐसे ही बेबाक राय के साथ। नमस्कार।